हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। और वीडियोस अपलोड करने के चक्कर में कई दिन से हमारा पॉलिटी का जो सिलेबस था वो पेंडिंग था। तो अभी पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री जो है इस वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पूरी हिस्ट्री की, गवर्नर जनरल की वीडियो डाली है वाइसरॉय की, वो जरूर देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अगर हम सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के थ्रू अगर देखें तो जो हमारा पार्लियामेंट चैप्टर होता है, पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स होता है, सिटीजनशिप्स होते हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अगर हम ईपीएफओ प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो डीपीएसपी जो एक तरीके से कहते हैं ना जान होती है पॉलिटी की, तो ये जान है ये पॉलिटी की, क्योंकि डीपीएसपी के अंदर वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, जिसमें कि वर्कर्स को सेफगार्ड करने के लिए सारी चीज़ें आपको बता रखी है। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका एक भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। 2 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से देख सकते हैं अपने एग्जाम में, और सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो होगी, तो आप आसानी से 2 क्वेश्चन अपने टाइम यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं बेसिक्स चीज़ें, जो बेसिक फैक्ट है इस चैप्टर के, कि कहाँ पे इस चैप्टर का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनका जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 4 है, पार्ट 3 में हमको पता है फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, और पार्ट 4 में क्या हो गए, हमारे डीपीएसपी हो गए। तो अगर आर्टिकल्स के नंबर देखते हैं कि कितने आर्टिकल्स इसके अंदर है, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 जो होते हैं वो आपके डीपीएसपी के अंदर आते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं वो 51A के अंदर आती है, 51 के नहीं अंदर आते, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसी के साथ अगर जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीज़ डाली है, तो हमने देखा था ना कि दूसरे सोर्सेज से, बाहर की कंट्री से लिया गया है, तो डीपीएसपी का जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो 1937 में बना था उससे इसको लिया गया था। और जो आयरिश है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी ये नहीं है कि उनका ओरिजिनल है, उन्होंने वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है वो बेसिकली एक सिंपल सी बात बताता है कि अगर सरकार या फिर कोई भी रूल्स रेगुलेशन या लॉज हमारी कंट्री के अंदर बन रहे हैं, तो सरकार को या फिर जो भी उस रूल रेगुलेशन को बना रही है उसको अपने दिमाग में डीपीएसपी के जो प्रोविजंस होते हैं वो रखने चाहिए। मतलब कि इन बातों का ख्याल रख के ही उनको कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए। ये इसका मेन फ्रेज है, ठीक है। यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था, अगर हम देखें कि आज़ादी से पहले किन चीज़ों से ये रिजेंबल करता था, तो देखिए 1935 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी उसके अंदर एक चीज़ थी जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये भी क्या थी, एक तरीके से जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स हुआ करते थे उनको बताया जाता था भैया आप लॉ बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बनाइए, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। वही चीज़ें डीपीएसपी के अंदर आज़ादी के बाद बता दी गई, बस सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो कंसेप्ट लाया जाता है वो लाया जाता है वेलफेयर स्टेट का, मतलब कि पुलिस स्टेट जो है वो किसी कंट्री के अंदर ना हो। ये नहीं है कि किसी के साथ ज़बरदस्ती कुछ किया जा रहा है। किसी भी पर्सन को, जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक वेलफेयर की मतलब कि कंडीशंस मेंटेन करना, उनको अच्छे राइट्स मिले, एक लिविंग कंडीशंस उनकी अच्छी हो, तो ये वेलफेयर स्टेट के अंदर आपका आ जाएगा। तो डीपीएसपी का नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना वो ये होता है कि ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। देखिए जस्टिसेबल जो होता है वो चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप कोर्ट में जाके अपील कर सकें कि भाई मेरे साथ ये गलत हुआ है, अब आप इसको सुनिए। जो नॉन जस्टिसेबल हो गया कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो जाए उस चीज़ के लिए, बस ये गवर्नमेंट को कहा कि भाई इनको ध्यान रखो आप, ये चीज़ हो गई इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। तो देखिए जो डीपीएसपीज होते हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर किया गया है। फर्स्ट आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सेकंड आता है गांधीयन प्रिंसिपल, और थर्ड आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो देखिए जो डीपीएसपीज है ना, अगर आप उसको लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ेंगे तो उसके एंड में क्रिटिसिज्म दे रखा है। क्रिटिसिज्म में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये वो बहुत गलत तरीके से अरेंज कर रखे हैं। मतलब कि आप ये देखो ना कि अगर गांधीयन प्रिंसिपल है तो अगर 40 होता, फिर 41 होता, 42 होता, तो आपके लिए आसानी होती है याद करने के लिए। पहले आपको 40 करना है, फिर अच्छा 43 है, फिर उसके बाद 46 है, 40 के बाद जो 41 है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आ गया। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पे आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, देखिए आर्टिकल्स जो हैं उनका नंबर तो आपको याद करना ही होगा कि किस नंबर में क्या मेंशन है। यहाँ पे मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताऊंगी, आप क्या समझेंगे इस चीज़ को। देखिए अगर किसी वर्कर के वेलफेयर के लिए कोई बात हो रही है कि उनको इक्वल वेजेस देनी है, उनको हेल्थ प्रोवाइड करने, उनको मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने, लिविंग कंडीशंस उनकी अच्छी होनी चाहिए, तो क्या कर रहे हैं हम, एक सोशल पर्सपेक्टिव में चीज़ें करें ना। तो अगर इससे रिलेटेड स्टेटमेंट, मतलब कि
जो किसी के बेनिफिट के लिए सोशल सर्विसेज में कुछ काम आ रहा है, ऐसी कोई जुड़ी हुई स्टेटमेंट है तो 99.9% चांसेस है कि वो आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आएंगे। अब गांधी जी क्या बातें किया करते थे, भाई गांव की उन्नति करो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओ, मीट मत खाओ, गाय की पूजा करो और सारे मिलजुल के काम करो। तो ये क्या हो गए आपके गांधी जी। तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी से मिलती जुलती आपको स्टेटमेंट, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो अगर गांधी जी की आइडियोलॉजी से मिलती जुलती आपको कोई स्टेटमेंट लगे ना, तो वो आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स में आ जाएगा, जो आगे मैं अभी आपको बताऊंगी भी। और उसी के साथ लिबरल इंटेलेक्चुअल, मतलब थोड़ा लगे ना कि नया नया है, कुछ मॉडर्ननेस है, तो वो आप किसके अंदर आ जाएगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर आ जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं, शुरुआत करेंगे आर्टिकल 36 से। तो देखिए जो हमारा आर्टिकल 2 है उसमें स्टेट जो टर्म है, मतलब कि स्टेट के अंदर जो है वो हम किस किस को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, यूनियन पार्लियामेंट हो गया, या फिर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उसका लेजिस्लेचर होता है, लोकल अथॉरिटीज़ होती है, या फिर अदर अथॉरिटीज जो हमारी कंट्री के अंदर होती हैं, उन सबको मिला के हम एक टर्म बनाते हैं, डेट इज स्टेट, जो आपके आर्टिकल 36 के अंदर भी आता है। और यही स्टेट टर्म जो है ये आपके फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 के अंदर भी बताया गया है। फिर आता है आर्टिकल 37। तो आर्टिकल 37 के अंदर बेसिक चीज़ बताई गई है कि देखिए जो DPSPs होते हैं वो जस्टिसेबल नहीं होते नेचर में, बट फिर भी अगर किसी कंट्री की गवर्नेंस करनी है तो आपको DPSPs को कंसिडर करना चाहिए। और जो मतलब कि स्टेट होती है उसकी ड्यूटी हो जाती है कि अपनी पॉलिसीज़ के अंदर इन डायरेक्टिव्स को इंक्लूड कर ही करे। तो आर्टिकल 37 के अंदर बेसिकली बताया गया है कि DPSP की इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर आ जाता है आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए आर्टिकल 38 किसके अंदर आ गया, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर आ गया। तो वही चीज़ जो मैं आपको कह रही थी कि एक सोशल ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए, ताकि जो लोग हैं हमारे सिटीजन्स कंट्री के, उनका वेलफेयर हो सके, उसके लिए आर्टिकल 38 को शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो सोशल ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, हमें पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें क्या होता है, हमको पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है खाली, बट जो DPSP होता है उसमें हमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों जस्टिस मिलते हैं। बट मेनली जो आपको यहाँ पे याद रखना है ना, वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस याद रखना है। पॉलिटिकल जस्टिस मेनली फंडामेंटल राइट से डील होते हैं। यहाँ पे 44th अमेंडमेंट एक्ट जो थी उसका जो क्लोज 2 था उसके थ्रू आर्टिकल 38 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। और ये जो आर्टिकल 38 इसमें कहा क्या गया है, मैंने क्या आपको बताया था एग्जाम्पल कि कैसे सोशलिस्ट को याद करेंगे कि इनइक्वालिटीज़ की बात हो रही है, किसी भी फैसिलिटीज़ की बात हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने, तो ये किस में आ गया, सोशल सर्विसेज में आ गया। तो आर्टिकल 38 करता है कि इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ है मेल फीमेल के बीच में, या फिर स्टेटस है कि एक जो मेल पर्सन है उसको सोसाइटी में ज़्यादा स्टेटस दिया जा रहा है, फीमेल को नहीं दिया जा रहा है, या फिर फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ की जो बात की जाती है वो आपके आर्टिकल 38 के अंदर की जाएगी। फिर आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ डायरेक्टिव्स प्रेजेंट है, जिसमें कि बताया गया है कि वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किस तरीके से एस्टेब्लिश होगा। ये वाला आर्टिकल तो यार आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन में, आपके सोशल सिक्योरिटी में भी कितना पढ़ा, और ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो यहाँ पे स्टेट जो है उसको कहा जाता है कि आपको सभी सिटीजन्स के लिए एक लाइवलीहुड का मीन्स जो है वो सेटअप करना चाहिए, मतलब उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जो अभी अपने देश में नहीं है। उसी के साथ जो है मटेरियल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका कंट्रोल करना और ओनरशिप को मेंटेन करना जो होता है कम्युनिटी का, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि वो सभी को इक्वली मिल सके। ये नहीं है किसी को ज़्यादा मिल रहा है या किसी को कम मिल रहा है। फिर जो ऑपरेशन है इकोनॉमिक सिस्टम का, वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो बस थोड़े से हाथों में हो, या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो थोड़े से हाथों में हो। वेल्थ जो है उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। उसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो कंसेप्ट आता है मैन एंड वीमेन का, वो आपको आर्टिकल 39 के अंदर मिलेगा। एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना आपको, जो आर्टिकल 38 में बात की गई है ना, उसमें हर तरीके की इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की बात की गई है, बट जो आर्टिकल 39 है उसके अंदर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, मतलब कि पे स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन किया गया है आर्टिकल 39 के अंदर ही। फिर जो है हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स को इम्प्रूव करने के लिए, अगर चिल्ड्रन काम कर भी रहे हैं किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो उनको अब्यूज़ ना किया जाए, जो सिटीजन्स होते हैं उनको फोर्स ना किया जाए कि वो मतलब कि एक ऐसी, अगर उनकी एज नहीं है या उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो ऐसा कोई काम करे जो उनके बस के नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो अभी उनके पास पैसा नहीं है तो उनको ऐसे काम करने पड़े। फिर जो है चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो एक हेल्दी मैनर में उनका जो चाइल्डहुड या फिर जो यूथ है वो डेवलप हो सके। आर्टिकल 39 जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्कोप में वाइड है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइवलीहुड के मीन्स प्रोवाइड करने, चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन, लेबर का प्रोटेक्शन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इतने सारे कंसेप्ट जो यहाँ पे हैं वो सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन से इंक्लूड है। स्पेशली इसमें आर्टिकल
39 के अंदर जो बी और सी क्लोज होता है वो फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट को रखता है। ये वाला पॉइंट अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 39A के अंदर क्या हुआ था, ये आर्टिकल 39 ये जो था वो स्टार्टिंग में नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 की आई, उसके बाद इसको ऐड किया गया और उसमें कहा गया कि आपको जो है अपने सभी लेबर्स को, सभी वर्कर्स को एक इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना और उसी के साथ फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करनी है अगर वो पर्सन इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपनी तरफ से एक लीगैलिटी कर सके। फिर आता है आर्टिकल 40, तो आर्टिकल 40 में हमने क्या देखा था, गांधी जी आ गए आर्टिकल 40 में। तो आर्टिकल 40 में क्या आया, विलेज पंचायत। तो गांधी जी क्या कहते थे कि कंस्ट्रक्टिव वर्क करो, विलेज पंचायत करो, तो उसी के साथ जो है विलेज पंचायत को एडिक्वेट पावर्स देना, सेल्फ गवर्नमेंट का जो फिनोमिना था, जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, वो आर्टिकल 40 के अंदर गांधी जी के थ्रू आ गया, ठीक है। अब आप गैस करना आगे कोई स्टेटमेंट समझ के कि वो सोशलिस्ट होगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल होगा या क्या होगा। तो फिर जो पार्लियामेंट था उसने 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में जब पंचायत को इंट्रोड्यूस किया था, सॉरी ये पंचायत से पी एक्स्ट्रा हो गया, तो जब पंचायत को इंट्रोड्यूस किया था पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसको किया था, आर्टिकल 40 को ही देख के किया था। फिर आ जाता है आर्टिकल 41। अब आप पहले मन में सोचो इस स्टेटमेंट को पढ़ के कि ये कौन सा होगा, सोशलिस्ट होगा, गांधी हो गया या लिबरल होगा। तो आर्टिकल 41 के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर स्टेट को ये कहा जाता है कि आपको हर पर्सन को राइट टू वर्क प्रोवाइड करना है, टू एजुकेशन प्रोवाइड करना है और उसी के साथ एक इकोनॉमिक कैपेसिटी के लिए पब्लिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करनी है। तो अब आप गैस करो कि ये कौन सा होगा आर्टिकल 41। तो अगर आपने सही गैस किया तो ये क्या हो गया, आपकी सोशल कैटेगरी के अंदर आ गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, राइट टू वर्क, एक सोशल वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है ना। फिर आ जाता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 के अंदर जो है स्टेट एक ऐसे प्रोविजंस बनाएगा जिससे कि कोई वर्किंग कंडीशंस जो है वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड किए जा सके और उसी के साथ जो मैटरनिटी रिलीफ है वो भी किसी फीमेल वर्कर को प्रोवाइड किया जा सके। उसी के साथ जो स्टेट है उसने लॉज इनेक्ट करी है आर्टिकल 42 के अंदर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्ट्स हैं वो आर्टिकल 42 को कंसीडर करके की गई थी, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने कहा कि डीपीएसपी जो है वो जान है आपकी ईपीएफओ के पेपर की, ठीक है। तो इसको आप जरा सा भी मिस नहीं करेंगे और इस तरीके से चीज़ों को, पॉइंट्स को इंटरलिंक करेंगे। फिर जो मिनिमम वेजेस एक्ट आ गया आपका, वो भी आर्टिकल 42 पे बेस है। मैटरनिटी रिलीफ एक्ट आ गया। तो इन सारी चीज़ों को जब एक्ट्स को बनाया गया था तो आर्टिकल 42 को ध्यान में रखा गया था। फिर आता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 के अंदर ये कहा गया, अब देखिए क्या आ गया, कोटेज इंडस्ट्रीज आ गया। कौन सा एरिया आ गया, रूरल एरिया आ गया। तो क्या आ गए, गांधी जी आ गए अगेन। तो आर्टिकल 43 क्या है, आपका गांधीयन प्रिंसिपल है। तो आर्टिकल में क्या हो गया कि एक लिविंग वेज जो है वो हर किसी पर्सन के लिए सिक्योर करना रूरल एरिया के अंदर, और उसी तरीके से रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए कोटेज इंडस्ट्री को आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। फिर आ जाता है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब हर किसी को समानता दो, इक्वालिटी। कब हो रही है, अभी 21st सेंचुरी में हो रही है। 21st सेंचुरी क्या है, मॉडर्न है। मॉडर्न क्या है, लिबरल है। तो आर्टिकल 44 किस में आ गया, आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रोस्पेक्टिव्स में आ गया, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल होता है ये कहता है कि सभी सिटीजन्स के ऊपर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लगना चाहिए, जो अभी 2 साल पहले बहुत ज़्यादा डिबेट में भी था जब ये मुस्लिम लॉज ट्रिपल तलाक की बात की जा रही थी। तो इस टाइम कहा जा रहा था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दो, बट हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना अभी पॉसिबल नहीं है। उसी के साथ जो स्टेट है उसको ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है मतलब कि ये ना देखा जाए कि किसकी क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, क्या क्रीड है, सभी के ऊपर एक कोड लगा देना चाहिए आर्टिकल 44 लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर। फिर आता है आर्टिकल 45 जो कि एक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो ये भी आपका किस में आ गया, मॉडर्न में आ गया। हाउएवर ये जो आर्टिकल होता है इसको अमेंड कर दिया गया था 36 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर, जिसमें क्या हुआ था कि एक इंसर्ट किया गया था आर्टिकल A21A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, ठीक है। बाद में बनाया गया था ना फंडामेंटल राइट, प्रॉपर्टी का राइट था उसको लीगल राइट बना दिया गया था और इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। तो इसके अंदर क्या होता है कि 6 से 14 ईयर ऑफ एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है। उसी के साथ जो है आर्टिकल 45A कहता है स्टेट को कि आपको किसी बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए प्रोविजंस बनाने चाहिए ताकि जो बच्चा है टिल द एज ऑफ 6 ईयर्स अपनी जो भी उसको नेसेसरी प्राइमरी एजुकेशन चाहिए होती है वो मिल सके और उसको केयर भी मिल सके। फिर आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 जो होता है वो जितनी भी एजुकेशनल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं SC ST कम्युनिटी के या फिर वीकर सेक्शंस के लिए, तो इसमें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना और उसी के साथ उनका एक सिक्योर करना कि लिविंग वेजेस उनको मिल रही है या लाइवलीहुड उनका सही हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपका आर्टिकल 46 के अंदर आता है स्पेसिफिकली फॉर SC
ST। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 के अंदर जो है डायरेक्ट किया जाता है कि जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसके साथ ही एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो किसी पर्सन का होता है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे प्रोहिबिशन की गई है किसकी, लिकर की और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की। तो जहाँ पे लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग दिख जाए ना आपको, तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि गांधी जी का टाइम था ना, तो उस टाइम क्या करा करते थे कि जब प्रोटेस्ट हुआ करता था फ्रीडम स्ट्रगल का, तो जो लिकर्स की वो हुआ करती थी, दुकानें हुआ करती थी, वहाँ पे जाके तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती थी। तो गांधी जी ने कहा था कि भाई लिकर मत पियो, शराब मत पियो, वो गलत चीज़ है। तो आपका आर्टिकल 47 किसके अंदर आ गया, गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आ गया। आर्टिकल 48 जो है उसमें क्या कहा जाता है कि एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो एग्रीकल्चर तो पहले नॉर्मली होता था, अब साइंटिफिक तरीके से होने लग गया। अब साइंटिफिक तरीके से तो हो रहा है, तो वो किसके अंदर आ गया, आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर हो गया। तो एनिमल हस्बेंड्री और ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रीकल्चर है वो आर्टिकल 48 के अंदर लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर आ गया। इसके अंदर जो स्टेट है वो ये कहती है कि आपको अपना जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है उसको मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस में सेटअप करना चाहिए। उसी के साथ जो है ये भी कहा गया कि जो काउज है या फिर काव्स है या फिर ड्रोट कैटल्स है उनको मारना गलत हो जाता है। फिर आ जाता है आर्टिकल 48 है, सॉरी ये वाला जो था ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल का था आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 जो है ये आपका लिबरल प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। तो आर्टिकल 48 जो है उसमें 42nd अमेंडमेंट एंड 1976 के अंदर जो है आर्टिकल के अंदर स्टेट्स ये कहते हैं कि आपको अपने इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को इंप्रूव करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्या है, अभी का टाइम है, मॉडर्न टाइम की बात हो रही है। तो ये आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर हो गया। उसी के साथ नंबर ऑफ एक्ट्स जो है वो पास की जाती है किस तरीके से इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लॉज को इनेक्ट करेंगे। फिर आ जाता है आर्टिकल 49 जिसके अंदर की अगेन जो है ये वाला आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर आता है। पहले क्या होता था कि वो जो अपने ताजमहल वगैरह थे उन पे लिखाते थे ना, वो कपल्स नाम वगैरह लिख जा करते थे, पर अब मॉडर्न तरीके में क्या कहा गया है कि नहीं, हमें प्रिजर्व करना है अपने मोन्यूमेंट्स को। तो आर्टिकल 49 के अंदर यही कहा गया है कि मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ये आपका किसके अंदर आ गया, लिबरल के अंदर आ गया। फिर आ जाता है आर्टिकल 45 जिसमें कहा गया है कि जो जुडिशरी है उसको सेपरेट रखना है एग्जीक्यूटिव से इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ये आर्टिकल 50 के अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है लास्ट आर्टिकल 51। ये वाला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी कैटेगरी के अंदर, चीटिंग नहीं करनी है, खुद बताना है, खुद को सोच के, ठीक है, कि आर्टिकल 51 जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आपका आई थिंक 2015 के सिविल सर्विसेज में दे रखा था। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखी थी और आपसे पूछा गया था कि ये किसके अंदर आता है, DPSP के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, किसके अंदर आता है, प्रियम्बल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 51 के अंदर कहा गया है कि जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना जो होता है वो नेशंस के बीच में, या फिर इंटरनेशनल लॉज की रिस्पेक्ट करना जो होता है वो स्टेट का काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हो गया आपका आर्टिकल 51। और साथ में बताइएगा भी कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है DPSP की। नेक्स्ट आता है अमेंडमेंट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कैसी हुई थी। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि कौन से अमेंडमेंट के अंदर कौन से आर्टिकल को ऐड किया गया था या फिर मॉडिफाई किया गया था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 की आई थी उसके अंदर आर्टिकल 39A को ऐड किया गया था, जिसमें कि इक्वल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए और पुअर को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की बात कही गई थी। फिर आया था आर्टिकल 39F जिसमें कि चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी सिक्योर करने की बात की गई। फिर आया आर्टिकल 43A ही इसी के अंदर ऐड किया गया, जिसमें कि मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कर्स के पार्टिसिपेशन, ये किसके अंदर आ जाता है, आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल के लिए अंदर आ जाता है। आर्टिकल 43A के अंदर कहा गया कि इंडस्ट्रीज जो है उसके मैनेजमेंट में आप वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन करेंगे, और ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन जो टॉपिक है उससे भी इंटर रिलेटेड है। फिर आता है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का। यहाँ पे आर्टिकल 38 जो है वो ये कहता है कि जो इनकम स्टेटस और जो फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटी, ये भी किसके अंदर था, सोशलिस्ट के अंदर था, उसको इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना चाहिए। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 का, जिसमें जो सब्जेक्ट मैटर था आर्टिकल 45 का उसको चेंज किया गया, और जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर उसको डाल दिया गया। आर्टिकल 45 से पहले आर्टिकल 45 के अंदर उसका जिक्र किया गया था। फिर आती है
आर्टिकल 45 जिसमें कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सभी चिल्ड्रन को 14 ईयर्स ऑफ एज तक प्रोवाइड करना, ये भी आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ही लाया गया। लास्ट जो है वो यहाँ पे आ गया 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 का, जिसके अंदर आर्टिकल 43B को इंक्लूड किया गया था। इसमें कहा गया था कि एक वॉलंटरी फॉर्मेशन, ये किसके अंदर किया गया था, गांधीयन प्रिंसिपल्स के लिए। गांधीयन प्रिंसिपल कैसे याद रखेंगे इसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गया। कोऑपरेट करने को कौन कहते थे, गांधी जी कहते थे एडजस्ट करो, ठीक है, तो कोऑपरेट करो। आर्टिकल 43B के अंदर क्या आया कि वॉलंटरी फॉर्मेशन या फिर ऑटोनोमस फंक्शनिंग अगर किसी मैनेजमेंट की करनी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, तो उसमें एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए और उसका मैनेजमेंट प्रोफेशनल लेवल पे होना चाहिए। तो गाइस अगेन मैं कह रही हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा। जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जो ट्रिक्स बताए हैं उनको याद रखिएगा। उसी के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।